बच्चों गुड इवनिंग। पिछले टॉपिक्स में जो हमने रेडियस को सॉल्व किया था, आज थोड़ा सा मैं एनालिसिस करूंगा एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। और मैं पिछले टॉपिक्स में कई बार बोल रहा हूं कि मेरे को रिजल्ट से ही मतलब है और डायरेक्ट फॉर्मूले से मतलब है, ठीक है। बाकी डेराइव करने के लिए आपके कंपटीशन फील्ड में बिल्कुल नहीं आता है और इतना मेरे को रिक्वायरमेंट भी नहीं है, ठीक है ना। तो हेडिंग डालो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लिखा? एक लाइन कॉपी के ऊपर जरूर लिखो। एट व्हेन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट एट इंफिनिटी, व्हेन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट एट इंफिनिटी, then infinity, then there are no attraction forces. There are no attraction forces. There are no attraction forces between electron and proton, right? Or electron and nucleus. But when electron comes nearer to positively charged area, then they lost energy. They lost energy due to attraction, है ना। इसी वजह से सारे एनर्जी का रिजल्ट हमारे किस में होंगे? नेगेटिव में आएंगे, ठीक है। इसी वजह से एनर्जी के रिजल्ट्स हमारे किस में आएंगे बच्चों? नेगेटिव में आएंगे। अब देखो इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, इन्फिनिटी पर रखा हुआ है इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर पहली बात तो यह है कि टोटल एनर्जी जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है। के ई का मतलब होता है बच्चों काइनेटिक एनर्जी, पी का मतलब होता है बेटा जी पोटेंशियल एनर्जी, राइट, ठीक है। अब ये पोटेंशियल एनर्जी ध्यान समझना, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ एम बी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है। ये आपका चार्ज ऑफ प्रोटॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है, राइट। प्लस माइनस माइनस होता है, इस माइनस की वजह से ये वैल्यू हमने क्या कर दिया? प्लस की जगह क्या लिख दिया? माइनस लिख दिया, राइट। अब के जेड स्क्वायर अपन आर, ठीक है। हम लोग काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला और जानते हैं, के बराबर के जेड स्क्वायर अपॉन 2r, है ना, हमने लिखा हुआ है। और यहां पर जरूर लिखे वी नो दैट, ठीक है। अब इस वैल्यू को यहां पुट करेंगे तो मेरे को रिजल्ट ये मिल जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे, राइट। पिछले टॉपिक्स में मैं रेडियस निकालना सिखा चुका हूं, रेडियस का ये फॉर्मूला है, यानी इसको इक्वेशन नंबर 2, ठीक। अच्छा एक बात बताओ, रेडियस की जो वैल्यू आर जो है वो इसको अप्लाई कर रहा हूं इसमें, यानी इसकी जगह पर मैं ये वैल्यू अप्लाई कर रहा हूं। जब ये अप्लाई करूंगा तो मेरे को ये रिजल्ट मिल जाएगा, यानी कि ये आपका एक परफेक्ट फॉर्मूला आएगा। के बराबर माइनस का मतलब एनर्जी लॉस, के जेड स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर अपॉन 2n स्क्वायर एच स्क्वायर। इसको भी सॉल्व करेंगे तो आपको याद करने के लिए जो फॉर्मूला है वो ये है, यानी कि इसी को लिखेंगे इक्वेशन नंबर 3, है ना। और इसी को बनाएंगे स्टार, क्योंकि यहीं से हमको जरूरत है, यहां से हमको कोई भी जरूरत नहीं है, यहां से हमको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। लिखा बेटा? अगर सबकी वैल्यू, पाई की वैल्यू आपको पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, के कांस्टेंट है, जेड की वैल्यू पता है,
ई आपका चार्ज है, एन की वैल्यू पता, नंबर ऑफ ऑर्बिट, एच बराबर प्लैंक कांस्टेंट, इन सब की वैल्यू को पुट करेंगे तो जूल पर एटम में ये वैल्यू आएगी, जूल पर एटम में ये वैल्यू आएगी 21.69 इंटू 10⁻19 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ध्यान देना सभी फॉर्मूले में ऊपर जेड स्क्वायर है, नीचे एन स्क्वायर है। इससे पहले रेडियस वाले फॉर्मूले में एन स्क्वायर अपॉन जेड था, ठीक है ना? ठीक है। नेक्स्ट, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में करेंगे तो ये वैल्यू आएगी और न्यूमेरिकल में यही वैल्यू चलती है। आपके जो प्रॉब्लम्स बनेंगे वो इसी वैल्यू पर बनेंगे, इसी वैल्यू से प्रॉब्लम सॉल्व किए जाएंगे। ये फॉर्मूले पर रिजल्ट्स है, जूल में पूछे तो, आरएस में पूछे तो, जूल पर एटम में पूछे तो, लेकिन पूरे चैप्टर्स में, पूरे न्यूमेरिकल्स में हम यही जो मैंने बॉक्स में डाला हुआ फॉर्मूला है यही यूज करने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चंस हमारे इसी पर बेस्ड आने वाले हैं, राइट? अगर आर्क्स में पूछेगा तो ये आ जाएगा, ये वैल्यू आएगी, जूल में पूछेगा ये वैल्यू आएगी। नोट करके, पोटेंशियल -2 के ही होता, काइनेटिक एनर्जी होता। तो हमें पूरे इस पूरे यूनिट में 2 लाइनें काम की थी, एक तो ये स्टार बनाया ये, और दूसरा ये बनाया। इसी से हमको सारे के सारे रिजल्ट्स निकालने हैं। तो नोट करके, यानी कि जो लिखने वाली चीज है ना, तो मैं बल्कि एप्लीकेशन ही लिख दूं, एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन का मतलब है कि न्यूमेरिकल अप्रोचेस, कि पूछता क्या है। तो सबसे पहले एप्लीकेशन में एनर्जी जरूर आपको पता होना चाहिए, एनर्जी का फॉर्मूला -13.6 लिखा हुआ है देखो ऊपर, और ये लिखा जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, है ना, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, राइट? तो सारा का सारा कैलकुलेशन हमारा यहीं पर रहने वाला है। अब आप ये मत पूछना साहब जेड क्या है, एन क्या है, चलो मैं फिर भी बता देता हूं। जेड का मतलब होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है, ये हमारा एटॉमिक नंबर हो गया, और एन का मतलब होता है ये ऑर्बिट, ये हमारा ऑर्बिट हो गया, राइट? और नेगेटिव, जब इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा तो अट्रैक्शन की वजह से एनर्जी लॉस होगा, उसकी वजह से। लिखो, बाकी डेरिवेशन की हमको कोई जरूरत नहीं। कुछ बच्चे पूछते हैं कि कैसे हुआ कैसे हुआ, बताओ भाई, नहीं बताएंगे तो नाराज हो जाएंगे, तो नाराज ना हो इसलिए मैंने वो सबको भी बता दिया, ठीक है? बाकी फिर मैं बोल रहा हूं कि मेरे को रिक्वायरमेंट नहीं है। अब देखो पहला केस, देखो भाई, है ना, पहला आसान केस, एनर्जी इन डिफरेंट ऑर्बिट, ऑफ हाइड्रोजन, राइट? हाइड्रोजन के लिए मैं डिफरेंट ऑर्बिट में बात करूंगा, राइट? ठीक है ना? नोट करो बेटा फटाफट। तो अगर मैं ये लिखता हूं कि फर्स्ट ऑर्बिट, क्या कहते हो, फर्स्ट ऑर्बिट, ठीक है, तो n बराबर कितना हो जाएगा 1। अच्छा एक बात समझना ध्यान से, हाइड्रोजन के लिए कह रहा हूं, हाइड्रोजन के लिए कह रहा हूं, इसका मतलब जेड कितना हो जाएगा 1, तो कंफर्म ही है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। तो मेरे पास जो आंसर आएगा E बराबर, यानी E1 ले लें, E1 का मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, तो E1 बराबर कितना हो -13.6, ठीक है। और बच्चों जेड कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर, चलेगा, फर्स्ट ऑर्बिट है ना, सॉरी एटॉमिक नंबर 1 का स्क्वायर, और फर्स्ट ऑर्बिट है तो ये 1 का स्क्वायर, पक्का फर्स्ट ऑर्बिट। तो ये फर्स्ट ऑर्बिट के लिए कितना आ रहा है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, क्या कहते हो, नोट करो। दूसरे में आ जाओ। अगर मैं ये कहता हूं आपसे बच्चों
अगर मैं ये कहता हूं कि सेकेंड ऑर्बिट, ठीक है, तो सेकेंड ऑर्बिट में मैं ले रहा हूं, तो n बराबर कितना हो जाएगा 2। अब E2 निकालना है, E2 कितना हो जाएगा -13.6, हाँ ठीक है, कितना हो जाएगा इनटू कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर, क्यों क्यों जो हाइड्रोजन की बात कह रहा है अपॉन अपॉन कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, सेकेंड ऑर्बिट की बात कह रहा है, तो कितना हो जाएगा भाई -13.6/4 हो जाएगा ना, ईवी पर एटम लिख लेना, इसमें मैं छोड़ दूं उसमें अपनी तरफ से लिख लेना, इसमें ईवी पर एटम अगर मैं छोड़ देता हूं तो अपनी तरफ से लिख लेने की तैयारी करो, ठीक। अच्छा अगर मैं ये कहता हूं, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, लिखा बेटा, लिखा बच्चों। अच्छा अगर मैं E3 कह रहा हूं, बालको E3 कह रहा हूं, कैसे लिखूं? अगर मैं ये कहता हूं कि थर्ड ऑर्बिट, समझना सबकी जरूरत है, ऐसे नहीं चलेगा, तो E3, तो E3 बराबर कितना -13.6 इंटू कितना बताओ, जेड स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर चलेगा, और ये कितना हो जाएगा, थर्ड ऑर्बिट है ना, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, क्या कहते हो, तो ये हो जाएगा -13.6/9, मैं डायरेक्ट लिख दूं चलेगा, ये कितना हो जाएगा भाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो न्यूमेरिकल सिर्फ इसी चलेंगे, न्यूमेरिकल आपके इसी चलने वाले हैं, बाकी तो मैंने लिख दिया आपके नॉलेज के लिए, आपके कंटेंट्स के लिए, बाकी तो मेरे को रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर मैं ये कहता हूं फोर्थ, क्योंकि फोर्थ तक ही न्यूमेरिकल अप्रोच रहता है आपका, तो फोर्थ तक जाना जरूरी है, फोर्थ ऑर्बिट के लिए E4 है ना, इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू लिख लेना, माइनस में आएगी सबकी वैल्यू, सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू माइनस में आएगी, सबको लिख लेना और रट लेना, समय बचेगा एग्जाम में, है ना। तो E4 बराबर कितना हो जाएगा भाई -13.6 इंटू 1 का स्क्वायर आप तो जान ही रहे हो, और ये 4 का स्क्वायर ये भी आप जान रहे हो, तो -13.6/16 है ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक। अब एक एग्जाम्पल देखो, मेरे पास एक सवाल क्या है, मेरे पास सवाल यह है कि E3 माइनस E2 ये समझ रहे हो, और E2 माइनस E1, तो अगर मेरे को ये सवाल करना है, अगर मेरे को ये सवाल करना है ऊपर वाले केस में को ध्यान में रखते हुए, तो सबसे पहले तो ये वैल्यू को इग्नोर कर देना, क्योंकि सब माइनस में खत्म हो जाएंगे, लिखने कोई मतलब नहीं, मेरे को सिर्फ समय किलिंग होगी अगर मैं लिख रहा हूं तो, है ना। तो 13.6 को बिल्कुल हटा दो, कैलकुलेशन से आप बच जाओगे, समय बचेगा, ठीक है, क्योंकि समय कॉमन है। तो देख E3 के लिए कितना आया भाई, E3 के लिए मेरे पास जो आ रहा है -1/9, -1/9 कैसे आ गया, दिख रहा है ना, ये तो मैं सबको हटा दिया ना, दिख रहा है, इसको मैंने हटा दिया है, सबको हटा दिया पक्का। अब क्या लिखेगा माइनस, है ना, तो माइनस लिखेगा माइनस, और E2 के लिए कितना आ रहा है 1/4, इधर देख -1/4, तो बाकी आप समझ रहे हो माइनस माइनस क्या होता है, ये तो आपको पता ही है, बताने की कोई जरूरत नहीं है। चलो इसके बाद जो मैंने लिखा हुआ है कि ये -1/4, हाँ, और ये माइनस कितना है, कितना कौन सा कह रहा है, ये E1 कह रहा है, तो E1 के लिए आप लिखोगे -1, चलेगा, अबे चलेगा नहीं चलेगा, 1/1 ले ले, ठीक। अब सॉल्व करोगे तो -1/9 आपको पता है, माइनस माइनस प्लस ये आपको पता है, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा -1/4 ये आपको पता है, ये +1 आपको पता है, ठीक है ना। तो ये सॉल्व करोगे तो 5/36 आएगा, आप सॉल्व करके देखना आपका भी यही आएगा, तो 3/4 ये आएगा, तो फाइनल आंसर 5/27 आएगा, आप सॉल्व करके देखना आपका भी यही आएगा। तो मेथड आपको समझ में आया, यानी इस तरीके के सवाल में अगर हम 13.6 को चिपकाए रहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ समय की बर्बादी करते हैं, यानी कि इस तरीके के सवाल में हम 13.6 को 1 मान लें और धीरे से कट लें, ठीक है, नोट करो।
अब दूसरी बात कर लो भाई, यानी कि ए हमने कर लिया ना, अब दूसरी बात कर लो, दूसरी बात कर लो भाई। ग्राउंड देखो, अगर हमने कहा कि ग्राउंड स्टेट, तो ग्राउंड स्टेट लिया हुआ है, शॉर्टकट में मैं जीएस लिखूंगा ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट के लिए ई की जो वैल्यू है -13.6 है ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये आप ऐसा जानते हो। ऐसा क्यों ग्राउंड स्टेट में, ऐसा क्यों? क्योंकि एन की वैल्यू 1 है, जेड की वैल्यू 1 है, पक्का, तो यही तो बचेगा। चल, अब इसके बाद अगर मैंने क्वेश्चन में ये कह रखा है कि मैंने कह रखा है ग्राउंड स्टेट ऑफ हीलियम प्लस, ये तो हाइड्रोजन के लिए ले रखा है मैंने, और हीलियम प्लस अगर ले रखा है तो इस केस में देखो कितना हो जाएगा, -13.6 होगा, होगा कि नहीं होगा, है ना, इंटू कितना हो जाएगा भाई। अब देखो z कितना है, z आपका 2 का स्क्वायर है ना, 2 का स्क्वायर है ना, तो ये 2 का आपका स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1, राइट। ग्राउंड स्टेट कह रहा है, क्या कह रहा है, ग्राउंड स्टेट कह रहा है, तो ग्राउंड स्टेट की वजह से n की वैल्यू कितना होगा 1। तो तेरे जब सॉल्व करेगा तो मेरे को जो मिल रहा है आंसर -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल रहा है, पर एटम ही लिख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, परेशान नहीं हो। अगर मैंने कहा ग्राउंड स्टेट ऑफ लिथियम डाइपॉजिटिव कह रहा था सवाल में, अब मेरे को निकालना एनर्जी, तो -13.6, फिर उसी तरीके से लिथियम के लिए एटॉमिक नंबर कितना होने वाला है 3, तो मैं 3 का स्क्वायर लिखने वाला हूं, ग्राउंड स्टेट कह दिया तो 1, ठीक है ना, पक्का। अब इसके बाद बच्चों ध्यान से सुनो, है ना, तो इसके बाद ध्यान सुनो भाई, है ना। अब ये हो जाएगा, अच्छा इसको भी कैलकुलेट करके मैं लिख दूंगा आपको, है ना, ये हो रहा है -122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है, लिख लेना आगे, तो इसको छापा जाए जरा फटाफट। लिखा बेटा। अब तीसरी बात, एक्साइट स्टेट पर आ जाओ। एक्साइटेड स्टेट मैं शॉर्टकट में ईएस से काम चलाऊंगा। तो सवाल में देखो भाई, अगर मैंने कह रखा है कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, n बराबर आप जानते हो 2, ठीक है। अब आप जानते हो n बराबर 2 हो गया, तो फॉर्मूला आप जानते हो, n बराबर 2 हो गया, ये आपका हाइड्रोजन के लिए है z बराबर 1, तो -13.6 इंटू 1 का क्या हो जाएगा भाई, स्क्वायर, ठीक, और n का क्या हो जाएगा, n का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कह सकते हो -13.6/4 कह सकते हो भाई, कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो, फटाफट लिखो जरा, है ना। तो ये कितना आएगा, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट समथिंग, आगे लिख लेना। अगर मैंने कह रखा है कि अगर मैं सेकेंड ईएस ले रहा हूं ऑफ हाइड्रोजन, तो n बराबर कितना हो जाएगा 3। अब इसमें मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, -13.6 इंटू 1 का स्क्वायर अपॉन 3 का, मतलब 3 का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा -13.6/9। तो ये जो सॉल्व करेगा तो आपको मिलेगा -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर लिख लेना है इसकी जरूरत पड़ने वाली है। अच्छा, अगर मैं ये कहता हूं आपसे कि थर्ड एक्साइट स्टेट में कह रहा हूं, तो आप ऑफ हाइड्रोजन, आप जानते हो n बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका -13.6 इंटू 1 का स्क्वायर, क्यों, हाइड्रोजन के लिए, अपॉन कितना, 4 का स्क्वायर, आप जानते हो क्यों बेटा, है ना। अब ये कितना हो जाएगा भाई, -13.6 अपॉन कितना 16, है ना। तो सॉल्व करेगा तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है माइनस, सारे वैल्यू माइनस में, -7.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नोट कर फटाफट।